हेलो एवरीवन। इतिहास की हमारी पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भारत की आज़ादी के बाद रियासतों का भारत में विलय किया गया, जिसमें कि हमने चर्चा किया कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर इनको किस तरीके से भारत में मिलाया गया। और उसके बाद में आपका जो पौंडीचेरी वाला जो यूनियन टेरिटरी है, साथ ही गुजरात, इसके अलावा दादर नगर हवेली, दमन दीव, इनको किस तरीके से भारत में विलय किया गया, इसकी चर्चा हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। इसके बाद में हमने देखा था कि भारत में प्रमुख समाज सुधारक व्यक्ति कौन हुए हैं, समाज सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, इसके बारे में हमने चर्चा शुरू किया था। और हमने ब्रह्म समाज की चर्चा से हमारी इस टॉपिक को शुरू किया था और हम देव समाज या धर्म सभा के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके की संस्थापक थे राधाकांत देव। नेक्स्ट, भारत के जो प्रमुख समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, इसी में ही एक और संस्था का गठन हुआ है जिसको कि हम जानते हैं प्रार्थना समाज के नाम से। इसका नाम है प्रार्थना समाज। एक और प्रमुख धार्मिक सुधार या समाज सुधारक संस्था थी, इसका नाम है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना की गई थी 1867 में, 1867 में। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई, महाराष्ट्र। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से एग्जाम में पूछे गए, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम में हो, अगर प्रश्न कहीं से पूछे गए हैं तो दो प्रमुख बिंदु हैं। एक तो है संस्थापक के बारे में। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इसके प्रमुख संस्थापक थे। साथ ही इसके सदस्यों में प्रमुख थे महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे के नाम से भी जानते हैं इनको, महादेव गोविंद रानाडे। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं, इनका नाम है RG भंडारकर। लेकिन एग्जाम में इन दोनों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, आत्माराम पांडुरंग या महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे ने ही एक संस्था के गठन की स्थापना की थी। इसका नाम था इंडियन नेशनल एंड सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा एक संस्था का गठन किया गया था, प्रार्थना समाज से ही जुड़ा हुआ एक संस्था था। इसका नाम था इंडियन नेशनल एंड सोशल कॉन्फ्रेंस। सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। इंडियन नेशनल एंड सोशल कॉन्फ्रेंस, इसका गठन किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, जो कि प्रार्थना समाज के ही एक प्रमुख सदस्य थे, संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लेकिन प्रमुख रूप से आपको पूछा जाए तो आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इन दोनों का नाम प्रार्थना समाज से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने एक संस्था गठन किया था, इसका नाम था सार्वजनिक समाज। इसके अलावा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये दोनों भी प्रार्थना समाज के अंतर्गत ही शुरू किए गए थे। ठीक है। और MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को ही भारत का सुकरात कहा जाता है। ठीक है। इन्हें भारत का सुकरात कहा जाता है। सुकरात एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, एक विचारक हैं। ठीक है। तो इनको भारत का सुकरात कहा जाता है। ठीक। और इन्हीं को ही पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है, लास्ट क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, राजा राममोहन राय। लेकिन पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता पूछा जाए तो आपके MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक। इसके बाद में एक नेक्स्ट संस्था का नाम जो कि एग्जाम में पूछा जाता है,
इसका नाम है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले और इसकी स्थापना की गई थी 1873 में, 1873 में महाराष्ट्र में। ठीक है। और ज्योतिबा फुले, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है गुलामगिरी। ये पूछा गया है, गुलामगिरी किस लेखक की रचना है? ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया एक रचना है। इसके अलावा इन्होंने ही पुणे में कन्या स्कूल की स्थापना किया था, गर्ल्स स्कूल की स्थापना किया था पुणे में। ठीक, पुणे में कन्याशाला की स्थापना किया। ठीक है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। इन्होंने ही पुणे में कन्याशाला की स्थापना किया। ठीक, एग्जाम के लिए यही 2-3 बिंदु हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, पूछे गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक संस्था का गठन किया गया, इसका नाम था आर्य समाज। यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है। आर्य समाज, आर्य समाज के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके संस्थापक, कई बार पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है ये प्रश्न। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती, इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और इन्हीं का जो मूल नाम था मूल शंकर, इनका जो ओरिजिनल नाम है मूल शंकर। ठीक, अब इसकी स्थापना किया गया था मुंबई या महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जैसे कि आर्य किस समय आए थे, आर्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैदिक सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यंस के आगमन से ही शुरू हुई थी भारत में। ठीक है, आर्यों का विस्तार होने से भारत में वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी और वही जो वैदिक कल्चर है उसको वापस से भारत में फैलाने का कार्य करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता को वैदिक समाज या वैदिक संस्कृति के उत्थान हेतु भारत में इस समय तक 1850, 1855, 1890 या सन 1900 तक भारत में पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर का विस्तार बहुत ज़्यादा होने लगा था। इसी के खिलाफ भारत में आर्य समाज या वैदिक संस्कृति को बढ़ाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, अच्छा, इसमें मुख्य रूप से क्या कार्य किए जाते थे? तो जो आर्य समाज था ये सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, इन सभी का विरोध करते थे। साथ ही ये महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, इन सभी सामाजिक मुद्दों पर ज़्यादा बल दिया करते थे। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित करते थे, महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य करते थे। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें एक रचना है दयानंद सरस्वती जी का, इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती जी की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती जी की रचना है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक रचना था। इसके अलावा दयानंद सरस्वती जी ने ही वेदों की ओर लौटो यह आंदोलन चलाया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो मतलब ये चाहते थे कि भारतीय लोग जो है वो वापस से वैदिक कल्चर को एक्सेप्ट करें, उसके जो ट्रेडिशंस हैं उसको फॉलो करें, उन परंपराओं को दोबारा पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, ये आंदोलन चलाया गया। ठीक, इसके अलावा इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया।
शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन क्या था? ऐसे हिंदू व्यक्ति जो किसी मजबूरी की वजह से किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, चाहे इस्लाम में हो चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, कन्वर्ट अगर हो गए हैं तो वापस भारत इनको हिंदू धर्म में लाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था इसको कहा गया शुद्धि आंदोलन। ठीक है, वेदों की ओर लौटो आंदोलन भी चलाया गया, शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया। इसके अलावा आर्य समाज के ही पैरेलल में एक महिलाओं के लिए एक समाज की स्थापना किया गया, इसका नाम था आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज, आर्य समाज से ही इंस्पायर्ड था आर्य महिला समाज। इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, आर्य महिला समाज, तो इसकी संस्थापक भी कोई महिला ही होंगी। इनका नाम था पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक तो लगभग सभी को पता होता है, दयानंद सरस्वती, लेकिन आर्य महिला समाज के संस्थापक कौन थी? पंडिता रमाबाई। ठीक है, ये कुछ प्रमुख चीजें थी जो कि आर्य समाज के बारे में पूछे गए हैं। अच्छा, इन्हें ही आर्य समाज को ही भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। असल में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही यह संज्ञा दिया था आर्य समाज के बारे में। जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में वेस्टर्न कल्चर को, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार करना चाहते थे, लेकिन दयानंद सरस्वती जी चाहते थे कि भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हो, प्रसार हो, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने आर्य समाज को भारत में अशांति का जनक या भारतीय अशांति का जनक कहा था आर्य समाज को। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो कि आर्य समाज से संबंधित है। आर्य समाज के बारे में आपको पता है कि ये खूब स्कूल कॉलेज चलाया करते थे। इसी में ही एक कॉलेज का नाम आपको पता होगा, DAV। ठीक है, इस नाम से आपको स्कूल भी मिलेंगे और कॉलेज भी मिलेंगे। ठीक है, DAV का फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक। ये इन स्कूल और कॉलेजों में वेदों की भी शिक्षा देना चाहते थे और साथ ही पश्चिमी सभ्यता, एंग्लो का मतलब क्या है? इंग्लिश कल्चर का भी शिक्षा देना चाहते थे और वैदिक कल्चर का भी शिक्षा देना चाहते थे। इसी उद्देश्य से DAV स्कूल्स और DAV कॉलेजों की स्थापना की जाने लगी थी आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आर्य समाज के बारे में। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और अगर वो पूछे भी जाते हैं तो अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो वो ज़्यादातर लोगों से नहीं बनेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन या एक महत्वपूर्ण सोसाइटी की तरफ मूव करते हैं। इसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी एक्चुअली में इसका गठन कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। कनाडा में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? इसके संस्थापकों में दो व्यक्तियों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक का नाम है मैडम ब्लावात्स्की। मैडम ब्लावात्स्की। और एक व्यक्ति हैं, इनका नाम था कर्नल हेनरी एलकॉट। कर्नल हेनरी एलकॉट। कर्नल हेनरी एलकॉट। इन दोनों ने मिलकर कनाडा में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसका उद्देश्य क्या था? ऐसी कई सोसाइटी बन रही है, ठीक है, सबका उद्देश्य मोर और लेस लगभग सेम होता है। ये चाहते हैं कि समाज में आर्ट एंड कल्चर को या एजुकेशन को बढ़ावा मिले, उनकी जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उनका विकास हो। उसी प्रकार से थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी उद्देश्य था शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, शिक्षा और
संस्कृति के विकास के लिए कार्य करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी कनाडा में। इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1975 तो बहुत बाद हो जाएगा, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब भारत में एक इसका जो ब्रांच है वो भारत में शुरू किया गया था और इनका उद्देश्य था कि भारत की जो लोकल एजुकेशन है, लोकल कल्चर है, ठीक है, इनका काम क्या था? शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना। और भारत की शिक्षा संस्कृति कैसी थी? तो भारत की शिक्षा संस्कृति वेदों पर आधारित थी, वैदिक धर्म पर आधारित थी। ठीक है। तो भारत में जो इसका एक ब्रांच उभर करके आया, इनका उद्देश्य था भारतीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना। भारत में इसका जो एक ब्रांच था, भारत में इसकी जो शाखा थी, इसका उद्देश्य था वैदिक ज्ञान का विकास। और भारत में इसकी जो शाखा थी, इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना के बारे में याद है आपको? एनी बेसेंट नाम सुना था हमने। ठीक है। तो भारत में इसकी जो शाखा थी, इसकी स्थापना किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। आयरलैंड की एक महिला थी, आयरिश महिला है कह सकते हैं। एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है। कब किया गया था? 1883 में, 1883 में भारत में। और किस स्थान पे इसको शुरू किया गया था? ये था अड्यार में। अड्यार से एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था और बाद में तिलक इनके साथ होम रूल आंदोलन में भी जुड़ जाते हैं। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट ही वो महिला थी जिन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। होम रूल आंदोलन। अब इनमें दो चीजें हैं, इनको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। एनी बेसेंट ऐसी महिला थी, एक आयरलैंड की महिला थी, इसलिए इनको आयरिश भी कहा जाता है। आयरलैंड की जो महिला थी एनी बेसेंट, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, उनकी एक मेंबर थी। लेकिन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका होम रूल लीग से लेना देना नहीं है। होम रूल लीग जो है वो एनी बेसेंट का एक पर्सनल कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट था, एक पर्सनल आंदोलन था जो कि आयरलैंड में संचालित हुआ था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड में संचालित हुआ था और एनी बेसेंट भी आयरलैंड की महिला है, इसीलिए इन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन को चालू किया था। अदरवाइज भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाली अगर महिला पूछा जाए तो वहां पे भी एनी बेसेंट का नाम प्राथमिकता में है। और होम रूल आंदोलन, क्योंकि ये आयरिश महिला है, आयरलैंड में होम रूल आंदोलन हुआ था, इसीलिए भारतीय होम रूल की जनक कौन कही जाती हैं? एनी बेसेंट। ठीक है। तो एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जानना था, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है हम जान चुके हैं। महत्वपूर्ण क्या है? सदस्यों के नाम। मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल हेनरी एल्कॉट 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। शिक्षा और संस्कृति की वृद्धि पर इनका जोर था। भारत में इसकी जो शाखा है एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू की गई। बस इतनी चीजें हैं जो कि परीक्षा के लिए वन लाइनर फैक्ट के रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद में एक और संस्था थी, इसका नाम है रामकृष्ण मिशन। ठीक, इसका नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन। भारत में रामकृष्ण मिशन। और जब इस मिशन की चर्चा करेंगे तो आपको पता है कि भारत के या विश्व के एक प्रमुख चर्चित व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी यहाँ पर आने वाला है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद, इनको कौन नहीं जानता है, देश विदेश में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। इसकी स्थापना, इस संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1897 में। 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। ये सारे कीवर्ड्स महत्वपूर्ण हैं। कलकत्ता में भी कौन सी जगह पर? एक जगह है, इसका नाम है वेल्लूर मठ। वेल्लूर मठ। ठीक है। वेल्लूर मठ
मठ किसको कहते हैं? एक धार्मिक जो जगह है इसको मठ कहा जाता है। तो वेल्लूर में एक मठ है जिसको हम वेल्लूर मठ कह सकते हैं, कलकत्ता में स्थापित है, कलकत्ता में लोकेटेड है, इसीलिए इसको कलकत्ता में स्थित वेल्लूर मठ भी कह सकते हैं। ठीक है। 1897 में इसी जगह पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अब ये रामकृष्ण नाम ही क्यों पड़ा इस संस्था का? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक, रामकृष्ण परमहंस जो कि कलकत्ता में रहने वाले एक व्यक्ति थे। ये कहा जाता है कि माता काली के उपासक थे और इन्हीं रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों से, इनके जो फिलॉसफी थी, इनकी जो शिक्षाएं थी, इनसे जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो बहुत प्रभावित थे और इन्होंने रामकृष्ण जी को अपना गुरु माना और उन्हीं के नाम पर इस संस्था का गठन किया जिसका नाम क्या पड़ा? रामकृष्ण मिशन। ठीक, इनका उद्देश्य था, स्वामी विवेकानंद जी का उद्देश्य था कि देश की और पूरे मानव समाज की, चाहे विश्व के किसी भी स्थान पर रहने वाले जो लोग हैं, पूरे मानव समाज की भलाई हो। ठीक है, सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो। ये जो फिलॉसफी थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि जो वैदिक ज्ञान है इसके जो प्रचार प्रसार का जो एक जिम्मेदार कह सकते हैं कि जो श्रेय है वो भी आपके स्वामी विवेकानंद जी को दिया जा सकता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया है। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हालांकि एग्ज़ाम्स में पूछा नहीं गया है पर जानना चाहिए, जानना ज़रूरी है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में किसी भी एग्ज़ाम में वन लाइनर फैक्ट के तौर पे पूछा जा सकता है। ठीक, अब इनका जो ओरिजिनल नाम था वो क्या है? इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र दत्त। इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1863 में कलकत्ता में ही और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, अब इनके द्वारा रची गई कुछ प्रमुख किताबों की अगर चर्चा करें तो प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन नाम से इन्होंने कुछ पत्रिकाएं लिखी हैं, हालांकि एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, और इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित वो है इनका शिकागो में होने वाला सम्मेलन। ठीक है, 1893 का समय है, 1893 का समय था। शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होता है। 1893 में शिकागो में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें कि विश्व के सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, जो भी अपने अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, अपने धर्म की अच्छी बातों को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, उन सभी को इस शिकागो सम्मेलन में बुलाया गया। ठीक है, इस सम्मेलन का नाम था विश्व धर्म सम्मेलन। इस सम्मेलन का नाम था विश्व धर्म सम्मेलन। इस सम्मेलन में सभी लोग जितने भी देश दुनिया से आए हुए थे वो सभी अपने अपने धर्म की अच्छी बातों को मंच पर रख रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद जी की बारी आती है तब इन्होंने अपने वक्तव्य, अपने भाषण की शुरुआत किससे किया? इन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। इन्होंने पूरे दुनिया से आए हुए लोगों को ही अपने भाई बहन के रूप में, अपने ही कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं एक वंश के, एक ईश्वर से संबंधित सभी को घोषित कर दिया और यहीं पर पूरा विश्व एक परिवार के रूप में है, ऐसी इन्होंने कुछ फिलोसॉफिकल बातें भी सामने रखी थी। तो इनका वो जो शब्द था, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इससे ही पूरे मंच पे तालियां गूंजने लगी थी। ठीक है, और इसी वक्तव्य की वजह से ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए थे। तो शिकागो का जो विश्व धर्म सम्मेलन है कब हुआ था? 1893 में, और स्वामी विवेकानंद जी ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा
1896 में 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना किया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं। खास करके यहाँ पे 2-3 प्रश्न जो हैं वो कई बार पूछे गए हैं पीएससी में और व्यापम में। सबसे पहली चीज़, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट आंदोलन की तरफ चर्चा करें या नेक्स्ट समाज सुधारक समाज की तरफ मूव करें तो एक आंदोलन चला है बंगाल वाले एरिया में, इसका नाम था यंग बंग आंदोलन। ठीक है, इसका नाम क्या था? यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन। यंग कहने का मतलब है युवा पीढ़ी से, यंग का मतलब है यहाँ पे युवा, बंग का मतलब है बंगाल से। बंगाल में युवाओं के द्वारा या जो युवा आंदोलन चला था उसी को कहा जाता है यंग बंग आंदोलन। ठीक है, तो एरिया पता चल गया, बंगाल में हुआ था। डेट कब था, कौन से वर्ष में हुआ था? 1828 के आसपास यह आंदोलन चला था। कहाँ पर? बंगाल में। इसमें भी इसके नेतृत्वकर्ता या इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे इनके बारे में पूछा जाता है कि किन्होंने यंग बंग आंदोलन का शुरुआत किया था। इनका नाम था हेनरी विलियम डेरेजियो। हेनरी विलियम डेरेजियो, इनके द्वारा बंगाल में यंग बंग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, इसमें क्या मतलब इस आंदोलन में प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता। भारत में जो प्रेस था, जो मीडिया थी उस समय, भाई उस समय तो प्रेस का मतलब है सीधा सीधा आपका जो प्रिंटिंग प्रेस था, तो प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी। जवान लोगों का ग्रुप है, क्या चीज़ डिमांड कर सकते हैं? अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जोर दिया इन्होंने। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जोर दिया गया था यंग बंग आंदोलन में। कब हुआ था? 1828 में। प्रमुख व्यक्ति कौन थे? हेनरी विलियम डेरेजियो। ठीक है, इसके अलावा यंग बंग आंदोलन के अलावा कुछ छोटी छोटी पर एग्जाम में पूछी गई प्रमुख संस्थाएं हैं। जैसे कि एक संस्था का गठन हुआ था, इसका नाम था भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, भारत सेवक समाज, और इसको इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत सेवक समाज, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किसने किया था? इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया या भारत सेवक समाज, इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब एक प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किस भारतीय महापुरुष के या किस भारतीय नेता के गुरु कहे जाते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये आप बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट एक संस्था का गठन किया गया था, इसका नाम था विधवा पुनर्विवाह समाज, या इसको विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। वर्ष वगैरह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये जो स्थान है कहाँ पे हुआ था, इसका जगह का नाम महत्वपूर्ण है, बंगाल में हुआ था। और व्यक्ति कौन थे? व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नेतृत्व में बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। इसके अलावा एक और ग्रुप का नाम महत्वपूर्ण है, इसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है। इस संस्था का गठन कहाँ पे हुआ था? पूना में, इसलिए इसको पूना सार्वजनिक सभा कहा जा रहा है। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये 2-3 महत्वपूर्ण समाज सुधार आंदोलन थे या संस्था थे जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। तो हमारा जो समाज सुधार से संबंधित मुद्दा था, टॉपिक था, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक। समाज सुधार के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हम कवर कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का एक और चैप्टर क्लोज होता है। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है और इसको हम कह सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास। और इसकी चर्चा हम शुरू करने वाले हैं। भारत में संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। अच्छा, संवैधानिक विकास में कुछ ऐसे सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि संवैधानिक विकास का मतलब क्या है। संवैधानिक विकास का मतलब है, इसमें आपको पता है कि एक शब्द है संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब है संविधान से संबंधित। भारत के जो संविधान है इसके बारे में हमने पढ़ा है कि भारत का सर्वोच्च कानून है, देश के सभी लोगों के ऊपर लागू है। यही हमें मौलिक अधिकार भी देता है, कुछ कर्तव्य भी बताता है। देश की पूरी राजनीति किससे नियंत्रित होती है? तो संविधान से नियंत्रित होती है। संविधान के द्वारा ही भारत में जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, सभी अपने अपने लिए पावर्स एक्सेस करते हैं संविधान से। तो भारत में जो संवैधानिक विकास है, इस मतलब भारत में जो संविधान है इसके निर्माण के दौरान कौन कौन से ऐसे कानून हैं, नियमों का श्रृंखला है जिसने भारत के संविधान को अंतिम स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित होने वाले कई ऐसे कानून हैं जिन्होंने 1947 की आज़ादी और हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ है वहाँ तक हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने संविधान में एक्सेप्ट की हैं, अडॉप्ट की हैं, जो कि पिछले जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा बनाए गए कानूनों में वो चीज़ें लागू थीं। ठीक है। इसीलिए ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कुछ बनाए गए जो कानून हैं उनका अध्ययन करना भी ज़रूरी है। एग्जाम के हिसाब से जो जो बातें या बिंदु महत्वपूर्ण होंगी सिर्फ उतनी चर्चा हम करते चलेंगे। और अब हम सीधा मुद्दे पर आते हैं कि संवैधानिक विकास के क्रम में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है बहुत सारे एक्ट के बारे में, एक्ट या कानूनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसमें संवैधानिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? बहुत सारे एक्ट या कानूनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। ये एक्ट या कानून कहाँ बनाए गए थे? ये बनाए गए थे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद में। ब्रिटेन की संसद में बनाए गए थे और कहाँ पे लागू हुए थे? भारत में लागू किए गए थे। और भारत में जब हमने संविधान बनाया तो हमने भारतीय संविधान में भी इसको एक्सेप्ट किया। भारतीय संविधान में इसको संविधान में आंशिक रूप से जहाँ जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ा था वहाँ से हमने आंशिक रूप से स्वीकार किया। जो बातें अच्छी थी, जो बातें भारत में लागू हो सकती थी, उन सभी को हमने भारत के संविधान में स्वीकार भी किया था। ठीक है। तो इसीलिए हमें संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ना, जानना, समझना आवश्यक है। एग्जाम में भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो संवैधानिक विकास के क्रम में सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला कानून के बारे में जो हमको देखना है इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में लागू किया गया सबसे पहला कानून था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें जो रेगुलेटिंग या रेगुलेट करना, इसका मतलब क्या है? रेगुलेट का मतलब टू रेगुलेट, इसका मतलब क्या है?
नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित करना? कंपनी को। मतलब आपको पता है कि सन 1600 के आसपास से ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी, जिसको ब्रिटेन की क्वीन ने, ब्रिटेन की जो उस समय क्राउन थे, जो राजा या रानी रहे होंगे, उनसे परमिशन लेकर के भारत में आ गए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन व्यापार के चक्कर में यहाँ की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे थे और ब्रिटेन के जो लोग थे जिनका की शेयर होल्डिंग था उस ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको प्रॉफिट ना दे करके ये नुकसान शो कर दिया करते थे, ठीक है, और पूरा का पूरा प्रॉफिट खुद रख रहे थे। इसको, इस पूरे एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाया गया था ब्रिटेन की संसद में, उसे ही हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और कब आया था? तो 1773 में। इसीलिए इसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या थे, ये महत्वपूर्ण है। रेगुलेटिंग एक्ट के जो सबसे प्रमुख प्रावधान थे, इनमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाने का प्रावधान था, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख प्रावधान था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जिसमें एक मुख्य जज और कुछ अन्य जज शामिल थे, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जस्टिस शामिल थे, ठीक है। यहाँ पे जो मुख्य जज थे, इनका नाम क्या था, ये पूछा गया है, पूछा जाता है। इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। नाम महिला की जैसा है लेकिन थे पुरुष, ठीक है, सर एलिजा इम्पे। दूसरा प्रमुख प्रावधान क्या था? बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के जो गवर्नर थे, इनका पोस्ट, इस पोस्ट का डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया। इसका नाम क्या पड़ गया? बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल कहे गए। बंगाल के गवर्नर का जो पोस्ट था, डेजिग्नेशन था, वो गवर्नर से बदल के अब गवर्नर जनरल हो गया था। इसका मतलब है कि अब इनके अधीन बंगाल वाला एरिया तो था ही, ठीक है, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये तीनों एरिया इन्हीं के अंडर में रहेगा, इन्हीं के कंट्रोल में रहेगा गवर्नर जनरल बनने के साथ ही, ठीक है। पहले अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर होते थे, अब तीनों गवर्नर या तीनों जो अधिकारी हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। ये इसके अंदर प्रावधान कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट में यही बताया गया कि जितने भी ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में तैनात हैं, ब्रिटिश अधिकारी, चाहे वो सैनिक कार्यों के लिए हैं या असैनिक कार्यों के लिए हैं, जो भी ब्रिटिश अधिकारी भारत में तैनात हैं, इनको यहाँ पर प्राइवेट व्यापार नहीं करना है। इनको यहाँ पर भारतीयों से किसी भी प्रकार का गिफ्ट नहीं लेना है, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोविज़न कहाँ पे किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है, तो कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुप का गठन किया गया है जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इसके माध्यम से ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर काबू किया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण, ठीक है। किंग या क्वीन जो है वो डेली तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैठ नहीं सकते, रिपोर्ट ले नहीं सकते, तो उनको नियंत्रित करने के लिए एक संस्था गठन किया गया था, एक ग्रुप था, इसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये ईस्ट जो अपने रेगुलेटिंग एक्ट है उसके प्रमुख प्रावधान ये हैं। नेक्स्ट जो दूसरा महत्वपूर्ण कानून लागू हुआ था 1781 में, 1781 में जो कानून लागू हुआ था वो मुख्य रूप से रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन के रूप में ही इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट
1773 के कानून में जो खामियां रह गई थी उन्हीं को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसमें सबसे पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रोविजन था वो ये था कि कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकारी हैं, अपने जो भी दायित्व हैं उसको पूरा करने के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के दौरान अगर किसी नियम कानून का उल्लंघन हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर होगा। ठीक है, मतलब शासकीय कार्यों के लिए, या कह सकते हैं कि कंपनी के अधिकारी जो हैं वो कंपनी के अधिकारी अपने शासकीय दायित्वों के दौरान शासकीय दायित्वों हेतु न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। ये क्यों किया गया होगा? ऐसा प्रोविजंस क्यों किया गया होगा? देखिए, जो ब्रिटेन है या जो यूरोपीय देश हैं वहाँ पर जो शासन है वो कानून के अनुसार चलाए जाने का एक प्रोविजन है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं विधि का शासन या कानून का शासन। अब भारत में भी अगर एक न्यायपालिका गठन हो गया है, इसके मतलब है कि कानून के हिसाब से शासन चलाया जाना जरूरी है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको भी हम विधि के अंदर या कानून के अंदर अगर ले आएंगे तो ये भारत में भारतीय लोगों का शोषण कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ से टैक्स की वसूली कैसे करेंगे? यहाँ से मुनाफा कैसे कमाएंगे? इसीलिए कंपनी के जो अधिकारी थे इनको न्यायालय के कंट्रोल से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो 1781 का प्रोविजन, जिसको कि रेगुलेटिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, 1773 के कानूनों में जो खामियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए लाया गया था। यहाँ पर दूसरा प्रमुख प्रोविजन क्या था? यहाँ पे ये बताया गया कि भारतीयों के धार्मिक या सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। यह प्रोविजन बना दिया गया था 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, और यहीं पे इसी एक्ट के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा भी होना शुरू हो गया था। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक, अब ये कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे आ गया यहाँ पे? ये तो हम अपने संसद के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय संसद में 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भाई ऐसा नहीं था कि उस समय भारत में विधायिका या कार्यपालिका नाम की कोई संस्था काम नहीं कर रही थी। हालांकि सारा का सारा दायित्व जो है वो ब्रिटेन की संसद के पास होता था कि भारत में शासन व्यवस्था किस तरीके से चलाना है। लेकिन 1773 के एक्ट में जैसे ही इन्होंने भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया, मतलब भारत में न्यायपालिका की स्थापना हो गई। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए, कानून बनाने के लिए जैसे इन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गठन किया, यहाँ पर एक कार्यपालिका का गठन हो गया। ठीक है, मतलब या विधायिका का गठन हो गया। और कार्य को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने के लिए वायसराय और उसकी पूरी परिषद तो कार्य कर ही रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में डायरेक्टली कोई संस्था नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का निर्वाह करने वाली कुछ छोटी छोटी संस्थाएं बन चुकी थी। ठीक है, और इनकी शक्तियों का पृथक्करण किया गया। इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एक्ट आया था 1784 में, इसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में एक एक्ट आया जिसका नाम था पिट्स
इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसमें जो ब्रिटिश सरकार था उन्होंने कंपनी पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नियंत्रण बढ़ाया गया और यह नियंत्रण बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए उनके सैन्य, असैन्य, साथ ही जो उनके पास जो रेवेन्यू के जो पावर थे, किसी दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करने या उनसे संधि करने के जो पावर थे, इन सभी पर नियंत्रण रखना ज़रूरी था, क्योंकि ये लोग अब भारत में एक अलग कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था या एक अलग राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत कर रहे थे, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब कोई भी कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसी राजा के साथ न तो युद्ध कर सकती थी, न ही उनके साथ संधि कर सकती थी। अगर कुछ करना है तो उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का परमिशन लेना जरूरी हो गया था, ठीक है। इसके बाद में 1793 का एक एक्ट है, इसके बीच में एक और एक्ट आया है 1786 का, पर महत्वपूर्ण नहीं है। हम जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। 1793 का एक एक्ट है, इसको कहा जाता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जनरली व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है चार्टर एक्ट। तो 1793 में एक चार्टर एक्ट आता है, इसके बाद में एक एक्ट आता है 1813 में, फिर 1833 में और 1853 में। इन सभी को चार्टर एक्ट क्यों कहा गया था? क्योंकि सभी में व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के संबंधित कानून बनाए गए थे, ठीक है। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था इसमें प्रमुख प्रावधान थे, जैसे कि सबसे पहला था कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, कंपनी का जो भी व्यापारिक अधिकार था इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए 20 वर्ष की वृद्धि। अब ये क्या केस था? बढ़ाने का मतलब क्या था? असल में मैंने आपसे चर्चा किया है, मैं पहले ही इस चीज़ के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो भारत में खूब मुनाफा कमाती है और कुछ मुनाफा जो है वो ब्रिटेन में भी भेजा करती थी। तो ब्रिटेन में एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी तो नहीं थी, ऐसे बहुत सारे कंपनी जो कि व्यापार करने के लिए उत्सुक थे। अब ये लोग भी आकर के महारानी से या वहाँ के जो किंग हैं या क्वीन हैं उनसे परमिशन मांगते थे, लेकिन अगर वो अपने ही देश के बाकी कंपनियों को भी परमिशन देते भारत में व्यापार करने का, तो यहाँ पे उन्हीं के देश के दूसरी कंपनियों को आपस में कह सकते हैं कि एक कंपनी के एक दूसरी कंपनी के साथ ही उनको संघर्ष करना पड़ता, ठीक है। उनके बीच में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती। इसीलिए ब्रिटेन की जो किंग या क्वीन थे उस समय, उन्होंने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था और इसी अधिकार को उन्होंने 1793 के एक्ट के द्वारा 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। अगर ये लोग ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते तो दूसरी कंपनी को भी भारत में आने का मौका दिया जा सकता था, जो कि दिया भी जाता है। 1833 का जो एक्ट आता है उसमें पूरा मार्केट ओपन कर दिया गया था, भारत का मार्केट ओपन कर दिया गया। अब कोई भी यूरोपीय देश या कह सकते हैं कि ब्रिटेन का कोई भी ईस्ट कंपनी जो है वो भारत में आकर व्यापार कर सकता था। तो फिलहाल तो यहाँ पे 20 वर्ष की वृद्धि दे दी गई है, मतलब 20 वर्ष का एकाधिकार इनको फिर से मिल गया है। 1793 के एक्ट में और क्या चीज़ बताया गया है? इसमें बताया गया है कि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो विधायिका के किसी नियम को भी रद्द कर सकता है, ठीक है। जो केंद्रीय परिषद थी जो कि नियम बनाया करती थी भारत में कार्य करने के लिए, तो परिषद के निर्णयों के विरुद्ध
इनको समाप्त करने की शक्ति दी गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को। इसका मतलब सिंपल सा ये भी समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई थी। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में गठित किया गया था। इनका वेतन कहाँ से जाता था? इनका वेतन जाता था भारतीय कोष से। इनको वेतन दिया जाएगा, ये फैसला किसमें हुआ था? 1793 के चार्टर एक्ट में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अगर जो वेतन जा रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कहाँ बैठते थे? ब्रिटेन में, और इनका वेतन कहाँ से दिया जाता था? भारत से। ठीक है, तो ये प्रोविजन भी कब किया गया? 1793 में। इसके अलावा कलेक्टर, ये पद पता है आपको? कलेक्टर का जो पद होता था, इसमें 2 पद शामिल होते थे। इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी पावर था, और साथ ही न्यायिक संबंधी शक्तियां भी दी गई थी। इनको दंड देने का अधिकार भी कहा जाता था। आज भी कलेक्टर को दंडाधिकारी या कह सकते हैं कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो कलेक्टर का जो पावर था उसमें न्यायिक शक्तियों को इससे छीन लिया गया। कलेक्टर को केवल रेवेन्यू इकट्ठा करने का पावर दिया गया, न्यायिक शक्तियां यहाँ से छीन लिया गया। इसका रीज़न ये भी था कि कलेक्टर के पास बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और कलेक्टर के ऊपर बर्डन भी बढ़ रहा था, और एक व्यक्ति को इतना पावर देना भी उचित नहीं था। ठीक है, तो इनके ऊपर से इनसे न्यायिक शक्तियाँ छीन ली गई। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं 1813 के एक्ट के बारे में। 1813 का चार्टर एक्ट। अब ये जो एक्ट है, ये सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें होने वाले प्रावधानों को ठीक से याद रखना है। इस एक्ट में 20 वर्ष के लिए कंपनी के एकाधिकार को फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक है, मतलब भारत में व्यापार करने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए एकाधिकार, 20 वर्ष के लिए एकाधिकार में वृद्धि। ब्रिटेन की जो संसद है वो जब कानून पास करती थी तो वो 20-20 साल के लिए कंपनी के जो राइट्स हैं उनको बढ़ाया करती थी। तो 1793 के बाद में फिर से 1813 में इनको 20 वर्ष के लिए एक्सटेंशन मिल गया। मतलब 1833 तक इनको कोई छू नहीं सकता था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर कार्य करेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई। शर्तें क्या थी? इनका जो भारतीय व्यापार था, भारतीय व्यापार में केवल चाय और चीन से व्यापार, चाय और चीन से जो व्यापार था, इसी को ही आगे एकाधिकार के रूप में 20 वर्ष के लिए कंटिन्यू किया गया था। अन्य सभी समाप्त कर दिए गए। इनका जो अधिकार था भारत में व्यापार करने से संबंधित, उसमें चाय का व्यापार और चीन से संबंधित जो अफीम का व्यापार होता था, उसी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। बाकी का पूरा मार्केट धीरे धीरे ओपन करने का शुरुआत कर दिया गया। ठीक है, और इसी 1813 के एक्ट में एक प्रोविज़न किया गया। ब्रिटेन की जो संसद है उसने प्रोविज़न किया कि 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च किया जाएगा प्रति वर्ष। शिक्षा पर व्यय प्रति वर्ष। ब्रिटेन की जो सरकार यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, उसी पैसे में से 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये प्रोविज़न कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में। साथ ही यहाँ पे ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट मिल गई, को भारत में प्रवेश। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार से संबंधित छूट मिल गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट 1833। 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? 1833 का जो एक्ट आया था उसमें एक और चीज़ याद रखना है कि अब
इनका जो व्यापारिक एकाधिकार था इनको समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया मतलब कोई भी कंपनी आकर के भारत में व्यापार कर सकती थी। ठीक है, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में आकर के व्यापार कर सकती थी। तो इनका व्यापारिक एकाधिकार जो कि चाय और चीन पर बचा हुआ था इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था वो केवल राजनीतिक दायित्व निभाने तक सीमित रह गया था। व्यापार तो कर ही सकते थे लेकिन राजनीतिक दायित्व जो निभाने का कार्य था वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका पोस्ट चेंज करके एक नया पोस्ट लाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इसका डेजिग्नेशन चेंज करके क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसका डेजिग्नेशन क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। इसका मतलब है कि इसका जो शक्ति है उसमें फिर से वृद्धि कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो बम्बई और मद्रास दोनों को कंट्रोल करता था, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल पूरे भारत में कंट्रोल रखेगा। ठीक है, सिर्फ वो एरिया जो कि किसी राजा के अधीन है उनको छोड़ करके पूरे भारत का केंद्रीकरण किसके अंतर्गत हो गया, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत हो गया। ठीक है, इसके बाद में इसी एक्ट के द्वारा भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए, कानूनों को एक जगह इकट्ठा करके उनको डॉक्यूमेंटेशन उनका करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसके अलावा भारत में जातीय व नस्लीय भेदभाव पर रोक लगाया गया। ठीक है, भारत में जो भेदभाव वाले जो प्रथा चल रही थी, साथ ही एक और प्रथा चल रही थी दास प्रथा, इसको भी समाप्त करने का प्रोविजन किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा था। इसमें से बहुत सारे प्रोविजंस हमने फ्यूचर में भारत का जो संविधान बनाते समय अडॉप्ट किया था। इसके बाद नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो एक्ट आया है इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं, जैसे कि अगर संसद चाहे, मतलब ब्रिटेन की संसद चाहे, संसद अगर चाहे तो कंपनी से प्रशासन छीन सकती है। कंपनी से प्रशासनिक अधिकार छीन सकती है। मतलब कंपनी को अब कमज़ोर करने का कार्य शुरू हो चुका था। कंपनी पे भरोसा नहीं रह गया था ब्रिटेन की सरकार का, इसीलिए उन्होंने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लगातार उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कानून इम्पोज करते चले गए थे। अगर संसद चाहे तो कंपनी से प्रशासनिक अधिकार छीन सकती है। ये प्रोविज़न 1853 के एक्ट से लाया गया। साथ ही यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना शुरू किया गया। प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके अलावा हमने 1833 के अधिनियम में पढ़ा क्या, एक विधि आयोग का गठन किया गया था। तो जो विधि आयोग का जो सदस्य था, जो अध्यक्ष था, विधि आयोग का जो अध्यक्ष है वो विधि आयोग का अध्यक्ष, इसको वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल करने का मतलब, इसको जो गवर्नर जनरल है उसकी जो परिषद है उसको हेल्प करने के लिए, उसको डिसीजन मेकिंग के लिए जो असिस्ट करने वाले लोग हैं उसमें पूर्ण सदस्य के रूप में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, परिषद में पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें
विधि आयोग के इस मेंबर को, विधि आयोग का जो अध्यक्ष था उसको पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो गया था। इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल को लॉ से संबंधित कुछ निर्णय लेना है तो चाहे तो विधि आयोग के इस अध्यक्ष से डिस्कशन कर सकता था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 1858 भारत शासन अधिनियम 1858। आपको पता है कि 1853 के बाद में जो अगला कानून है कब आना चाहिए था? 1873 में आना चाहिए था। हर 20-20 साल में कानून बदल रहा था। पहला आया था 1773 में, फिर जो मुख्य कानून था वो आया था 1793 में, फिर आया था 1813 में, फिर आया 1833 में, 1853 में आया। नेक्स्ट कानून आना चाहिए था 1873 में, लेकिन आपको पता है कि 1857 का विद्रोह हो गया था। भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी का खौफ था कि भारत में इतनी जल्दी, मतलब 1853 से बस 4 साल 5 साल बीते थे और एक नया कानून लाया गया 1858 में। इसी को कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार भारत जैसे मतलब सोने की चिड़िया को खोना नहीं चाहता था। ठीक है, तो इस विद्रोह के बाद में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश संसद का जो विश्वास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से समाप्त हो गया और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। भारतीय राजनीति में या भारतीय प्रशासन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है इसको यहाँ पे इनको समाप्त कर दिया गया और शासन का पूरा दायित्व, शासन या एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अंडर, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण, भारत शासन अधिनियम 1858 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और साथ ही यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको भी समाप्त कर दिया गया। इसके जगह पर एक नया ग्रुप, एक नई समिति का गठन किया गया। इसका नाम था इस समिति को नाम दिया गया था। असल में यहाँ पे समिति जो है वो एक व्यक्ति को असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी और इस व्यक्ति को कहा गया भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव ये ब्रिटेन की संसद में काम करता था और इनको असिस्ट करने के लिए 15 सदस्य इनको और दिए गए थे। 15 सदस्यीय परिषद। ठीक है, तो ये परिषद कुछ भी डिसीजन लेना होता था तो उस पर एनालिसिस करके, विचार वगैरह करके जो अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी फिर भारत सचिव की होती थी और ये भारत सचिव होता था, ये ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था। ठीक है, तो भारत सचिव का पद सृजित किया गया। ये कहाँ पर काम करता था? ये काम करता था ब्रिटेन की संसद में बैठ करके और 15 सदस्यीय परिषद जो है ये भारत में होती थी। ठीक, अब भारत सचिव का जो वेतन वगैरह है ये सभी ब्रिटेन से भारत सचिव का जो वेतन है ये भारत के कोष से दिया जाता था। इसका वेतन, भारत सचिव का वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। भारतीय कोष से, इंडियन फंड से इसको दिया जाता था। लेकिन ये बैठता कहाँ पर है? इसका कार्य कहाँ पर होता था? लंदन से। ठीक है, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ही काम करता था। अब जो गवर्नर जनरल, जिसको कि अब वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है, गवर्नर जनरल का भी पद यहाँ पर चेंज कर दिया गया। ठीक है, मैंने बताया था कि शुरुआत में गवर्नर पद होता था, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल हो गया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, फिर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब ये जो गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल का जो पद था इसको क्या कर दिया गया? वायसराय। इसका नाम कर दिया गया वायसराय। ठीक है, वायसराय मतलब यह अब क्राउन को सीधे, क्राउन कहने का मतलब है कि ब्रिटिश जो किंग या क्वीन होंगे उनको सीधे ये रिपोर्ट करेंगे, क्राउन को, या क्राउन
को प्रत्यक्ष रिपोर्ट। ठीक है, मतलब ये सीधे किसको रिपोर्ट करेंगे, वायसराय जो है वो सीधे क्राउन को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसी समय से सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना शुरू हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स याद करने वाले हैं, इनमें समझने या समझाने लायक कुछ विशेष चीज़ें नहीं हैं। याद रखना है कि किस वर्ष में कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए। ठीक है, अधिनियम का एक सीक्वेंस आप याद रख पाएंगे भले ही, क्योंकि हर 20-20 साल में आ रहे हैं और बीच में कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति की वजह से 1858 में एक अधिनियम आया है, तो ये तो याद रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे वो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को एनालिसिस कर करके ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भारत शासन अधिनियम क्यों आया था? 1857 की क्रांति से हुई उथल पुथल को कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए और ब्रिटिश शासन को स्थापित करने के लिए, ब्रिटिश क्राउन को स्थापित करने के लिए यह 1858 का अधिनियम लाया गया था। ठीक, इसके बाद में कुछ और भी मिसलेनियस अधिनियम है, जैसे कि एक अधिनियम आएगा हमारा 1861 में, इसको कि हम भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861, लेकिन इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जो कि परीक्षा में पूछा जाए। असल में यहाँ पे जो कैबिनेट सिस्टम आज हम देखते हैं ना, मंत्रिमंडल वाला, वो सिस्टम यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भारत परिषद अधिनियम 1892 ये भी आया है, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली पद्धति शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, आप चाहें तो इनको सीधे स्किप कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, इसी को हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1909 वाले अधिनियम को हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। और इसमें दो व्यक्तियों का नाम है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। एक व्यक्ति है मार्ले, एक व्यक्ति है मिंटो। मार्ले जो है भारत में गवर्नर वायसराय हैं और मिंटो जो है वो ब्रिटेन में भारत सचिव हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया 1909 के अधिनियम में? इसमें बताया गया कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ठीक है, किसके लिए? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था किया गया था, किसमें? 1909 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, बस यही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि याद रखने लायक है 1909 के अधिनियम से। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम ये आया है, पहले वाले सभी भारत परिषद अधिनियम थे, ये था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कब आया है? 1919 में। ठीक है, इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इसमें भी दो व्यक्ति हैं, मॉन्टेग्यू भारत में वायसराय हैं, चेम्सफोर्ड भारत के राज्य सचिव हैं जो कि लंदन में काम कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें एक प्रावधान किया गया, केंद्र में जो सेंट्रल असेंबली थी वहाँ पे द्विसदनीय, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, इन्होंने उस समय विधायिका नहीं कहा था, व्यवस्थापिका कहा था। द्विसदनीय व्यवस्थापिका मतलब एक लोअर हाउस एक अपर हाउस, जो कि आज भी वैसे ही चल रहा है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा के रूप में। ठीक है, तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका का इन्होंने शुरुआत किया था। साथ ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म के दौरान जो पृथक निर्वाचन प्रणाली इन्होंने शुरू किया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली
जो शुरू किया था इन्होंने, जो कि किसके लिए था, मुसलमानों के लिए। इसका विस्तार करके इन्होंने क्या किया, इसका विस्तार कर दिया और किन के लिए लागू कर दिया, अब पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो सिखों के लिए भी लागू था, ठीक है, ईसाई के लिए भी लागू था और यूरोपीय लोगों के लिए भी लागू हो गया था। यूरोपीय व्यक्ति अगर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी लागू हो गया था। साथ ही एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीयों के लिए भी लागू कर दिया गया, आंग्ल भारतीय। तो इन्होंने क्या किया, भारत को जितना हो सके अलग अलग वर्गों में बांटने का प्रयास किया और इसकी शुरुआत हुई थी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली से। इन्होंने पाया कि कैसे भारत में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और इसी को ही इन्होंने और फैलाने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने भारत में हिंदुओं के अलावा सिखों को भी अलग बांट दिया, मुसलमानों को बांट दिया, ईसाइयों को अलग बांट दिया, आंग्ल भारतीयों को अलग बांट दिया। मतलब ये किसी भी तरीके से भारत को एकता के सूत्र में बंधने नहीं देना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को एक्सटेंड किया गया। साथ ही यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत किया गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने पसंदीदा वोटर को स्वयं जा करके वोट देगा, ठीक है। पहले नॉमिनेट होते थे, अब इलेक्शन का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो गया था। इसके अलावा यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली मतलब शासन या एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ मुद्दे या कुछ विषय जो हैं वो एक व्यक्ति के पास होंगे, कुछ विषय जो है वो दूसरे व्यक्ति के पास होंगे या दूसरी संस्था के पास होंगे। इसी को कहा जाता है द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। तो इस तरीके से भारत में 1919 का जो अधिनियम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ तक आते आते 1935 तक आते आते हम अपनी गलतियों से कई सारी चीज़ें सीख चुके थे और उन सभी को हम इस नए अधिनियम में अडॉप्ट कर चुके थे, ठीक है। तो जो पुराने कानूनों में जो भी खामियां थी उनको सुधार कर हम इतना बेहतर कर चुके थे कि अब भारत के ज़्यादातर लोगों को वो चीज़ें एक्सेप्ट होने लगी थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे पहली बार भारत में एक संघात्मक सरकार बनाने की घोषणा की गई थी। अब ये संघ क्या होता है इसकी चर्चा मैं पॉलिटी वाली क्लास में कर चुका हूं। तो यहाँ पे संघात्मक सरकार के गठन का प्रयास किया गया, ठीक है। संघात्मक सरकार के गठन का प्रयास किया गया, ठीक है। दूसरी चीज थी यहाँ पे अब केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन मतलब कुछ शक्तियां एक के पास होंगी, कुछ शक्तियां दूसरे के पास होंगी, द्वैध शासन। इसके अलावा 1935 के अधिनियम के द्वारा ही यहाँ पर भारत और म्यांमार को अलग कर दिया गया। पहले म्यांमार या बर्मा जो है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ पर म्यांमार या बर्मा इसको भारत से पृथक कर दिया गया। म्यांमार या बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, ठीक है। और आज हम भारत में जो अलग अलग सब्जेक्ट पर नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, जिनको कि हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, वहीं पे 1835 से ही ये चीज़ें लागू हो गई थी, ठीक है। विषयों का विभाजन, विषय कहने का मतलब है शक्तियों का ही विभाजन, विषयों का विभाजन कर दिया गया था 1935 के अधिनियम में, जो कि आज भी लागू है, ठीक है। किस किस रूप में किया गया था? एक था संघ सूची, एक था राज्य सूची और एक था समवर्ती सूची के रूप में, ठीक है। 3 पार्ट में शक्तियों का डिवीजन कर दिया गया था। साथ ही न्यायपालिका में भी कुछ चेंजेस हुए थे, जिसको कि कहा जाता है संघीय न्यायपालिका। तो संघीय न्यायपालिका का भी विकास 1935 के अधिनियम से होता है, ठीक है। तो 1935 में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि 1950 आते आते हमने अपने संविधान में लागू कर लिया था, ठीक। और 1935 के अधिनियम को ही 1936 में लागू किया जाता है। 1936 में
लागू होता है। यह अधिनियम के इस अधिनियम के जो प्रावधान थे वो 1936 में लागू होते हैं और इसी कानूनों के अंतर्गत 1937 में आम चुनाव संपन्न होते हैं। ठीक है, 1937 में आम चुनाव, 1935 के जो कानून थे उसी कानूनों के दायरे में, उसी कानूनों के अंतर्गत भारत में 1937 के चुनाव संपन्न किए जाते हैं। ठीक, तो 1935 तक के अधिनियम की चर्चा हम कर चुके हैं और इसके बाद में जो लास्ट आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ब्रिटेन की संसद से भारत को आज़ाद करने के लिए, पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए जो अधिनियम पारित किया गया है उसी को कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें क्या कहा गया? इसमें बताया गया कि भारत और पाकिस्तान नाम से दो देशों का विभाजन किया जाएगा, दो देशों को बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लागू हो जाता है। इसमें भी कुछ प्रावधान थे, हमारे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि 1935 तक के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। ठीक है, 1947 के प्रावधानों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम थे भारत के संविधान में, जो हमने शामिल किया है, उन सभी की चर्चा कर चुके हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और इसी के साथ ही हमारा आधुनिक भारत का अध्याय भी यहाँ पर संपन्न होता है। ठीक है, तो ये हमारे इतिहास की आखिरी कक्षा है। इसके बाद में हम क्या क्या चीज़ें और पढ़ने वाले हैं इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोस में करते चलेंगे। ठीक है, इतिहास में कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं जो कि हमेशा बची रहेंगी और जिनके लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे, जैसे कि अलग अलग जो क्रांतिकारी थे, नेता थे, उनके प्रमुख नारे क्या क्या थे। ठीक है, किस लेखक ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ये सारे ऐसे मिसलिनियस चीज़ें हैं जिनके बारे में अलग अलग किताबों में आपको खूब सारे लिस्ट मिल जाएंगे। उन लिस्टों से आप जो भी महत्वपूर्ण लगता है परीक्षा की दृष्टि से वो सब पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हमने वैसे इतिहास में जहाँ जहाँ पे भी हम जिस इवेंट की चर्चा कर रहे थे वहाँ पे मैं प्रमुख नारों की चर्चा कर चुका हूँ, प्रमुख किताबों की चर्चा कर चुका हूँ। फिर भी उसके अलावा आपको अगर लगता है कि कहीं से कोई और डिटेल्ड लिस्ट आपको मिलती है, आप चाहें तो उस पर अपना समय और ऊर्जा लगा सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ तक की चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कीजिए। एग्जाम में इतना करके जाएंगे तो 90% सिलेबस आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं और यहीं पे हमारा इतिहास का अध्याय संपन्न होता है। थैंक यू।